देखिए, पिछले टर्न पर हमने आपको बताया था कि निबंध कैसे लिखा जाए, निबंध के अंग कौन कौन से होते हैं और किस तरह से अच्छे अंक पाए जा सकते हैं। अब निबंध जो आपको आरओ में लिखने को आएगा वो 600 शब्द का रहता है। 10% की छूट आपको आयोग ने दी है, तो 660 शब्द तक आप दंडित नहीं किए जाएंगे। इससे ज्यादा बड़ा होगा तब भी कोई ऐसा नहीं कि वह अक्षर गिनने को, शब्द गिनने को एग्जामिनर बैठा हुआ है। अगर आप गैर अनुपातिक तरीके से बहुत ज्यादा उसको बढ़ा देंगे तभी अक्षर शब्द आपके गिने जाएंगे और दंड मिलेगा। दंड क्या होता है? पूर्णांक का 8% अंक प्राप्तांक से काट लिए जाएंगे। तो 700 शब्द तक आप सुरक्षित हैं। हम जो आपको निबंध पढ़ाने जा रहे हैं वो 800 850 शब्द तक के होंगे। इस आशंका से कि अगर इसको आप तैयार करेंगे तो ऐसा ना हो परीक्षा हाल में कुछ न कुछ भूल जाए। अगर आप कुछ भूल जाते हैं और हमने एग्जैक्ट 700 शब्दों का निबंध आपको दे दिया तो ऐसी स्थिति में तो आपकी शब्द संख्या ही कम हो जाएगी। इसलिए 100 150 शब्द में बढ़ा दे रहा हूं। अब इसको देखिएगा, इसका मूल्यांकन करिएगा। पिछला वीडियो मैंने डाला था तो कुछ लोग हमसे उसमें लिख के भेजे कि साहित्य और समाज पढ़ा दीजिए, साहित्य और संस्कृति पढ़ा दीजिए। अंसाल पेपर खोल के देखिए, ये पुराने जमाने की चीजें हैं। आयोग अब इनसे आगे बढ़ चुका है। ये तो बड़े आसान निबंध है। अब वो क्या करता है, साहित्य को पकड़ ले, साहित्य के किसी एक पक्ष को पकड़ लेता और साहित्य को पकड़ लेता और बता देता है। पहला मूल्य हम लोग, पहला निबंध जो हम लोग पढ़ेंगे वो साहित्य और मानव मूल्य का होगा। तो ये साहित्य और समाज, मानव मूल्य क्या है? समाज का ये एक अंग है। इसके बाद जब दूसरा निबंध पढ़ेंगे तो साहित्य और प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी क्या है? वो भी समाज का एक अंग ही तो है। तीसरा निबंध हम लोग पढ़ेंगे साहित्य और राजनीति। राजनीति क्या है? वो भी समाज का एक अंग है। तो आयोग इस स्तर तक आ चुका है। अब पुराने जमाने में जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। और मैंने काफी विचार चिंतन करके टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, तो चिंता मत कीजिए। जो आने लायक है उसको पढ़ा जाए, न कि भूतकाल में जिंदा रहा जाए। तो देखिए, अब हम लोग पहला निबंध अपना शुरू करते हैं, साहित्य और मानव मूल्य। तो इसका ढांचा क्या है ये हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या ढांचा है इसका। साहित्य और मानव मूल्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्रस्तावना बता देंगे। प्रस्तावना में क्या करेंगे, जो हमारी विषय वस्तु है उसमें दो विषय वस्तुएं समाहित है, एक तो साहित्य समाहित है और दूसरा मानव मूल्य समाहित है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, साहित्य और मानव मूल्य के बीच में जो अटूट संबंध है और उसका जो मुख्य रुचिकर पहलू है वो हम दिखा के अपने प्रस्तावना को आरंभ कर देंगे। यहीं से प्रस्तावना का अंत भी कर देंगे, क्योंकि आगे जो शेष डिटेल है वो तो हम बाकी निबंध में धीरे धीरे करके खोलते रहेंगे। तो ये हमारी प्रस्तावना हो जाएगी। अब उसके बाद हम आ जाएंगे कि साहित्य क्या है। साहित्य क्या है ये बता देंगे। इसके बाद बताएंगे मानव मूल्य क्या है। क्या है इसके बाद हम बताएंगे कि मानव मूल्यों के क्षेत्र में, मानव मूल्यों के क्षेत्र में साहित्य का योगदान। इसके बाद हम बता देंगे साहित्य के क्षेत्र में मानव मूल्यों का योगदान। इसके बाद हम बता देंगे वर्तमान संकट। वर्तमान संकट। और इसके बाद हम निष्कर्ष दे देंगे। तो ये इस तरह से निबंध हमारा चलेगा।
वो हमको इस तरह की हेडिंग तो नहीं डालेंगे, लेकिन ढांचा यही है। तो ढांचा मैंने डिटेल कर दिया है, जिससे आपको निबंध को टुकड़ों में बांटने और तैयार करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये ढांचा है। अब देखिए चलते, मिट जाएगा, बना रहना चाहिए इसको। निर्णय ले। ये पीछे वाला भी पेज का कुछ आ गया है, इसलिए थोड़ा सा ये ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ समझ में तो आ रहा है। ये लाइनें ज्यादा गहरी है। अब साहित्य और मानव मूल्य देखिए इसको। ये पहली लाइन यही है कि साहित्य और मानव मूल्यों का जो संबंध है अटूट है। सही बात है, ना टूटने वाला है, ना भी नाल संबंध है। ये दोनों एक दूसरे से जीवित रहते हैं। ये परस्पर अन्योन्यासित है। अन्योन्यासित का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित है, अर्थात अपने पूरे प्रभाव के लिए ये एक दूसरे पर आश्रित है। जैसे गाड़ी और पहिया, कार और पेट्रोल, तो एक दूसरे पर ये आश्रित है, अर्थात अपने पूरा प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, या कह दें कि ये एक दूसरे के पूरक है। पूरक माने ऐसी विषय वस्तुएं जो एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, तो वो पूरक कहलाती है। ये भी अन्योन्याश्रित का ही पर्यायवाची है। कैसे? कार और पेट्रोल देख रहे हैं ना, अगर पेट्रोल है आपके पास, कार नहीं, तब भी कहीं नहीं जा पाएंगे। कार है, पेट्रोल नहीं है, तब भी कहीं नहीं जा पाएंगे। यही चीज गाड़ी और पहिया में है। गाड़ी है, पहिया नहीं, तब कहीं नहीं जा पाएंगे। पहिया है, गाड़ी नहीं, तब भी कहीं नहीं जा पाएंगे। तो साहित्य और मानव मूल्यों का अटूट संबंध है। ये परस्पर अन्योन्यासित है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित है। साहित्य यदि शरीर है तो मानव मूल्य उसका प्राण तत्व अर्थात प्राण है। अब देखिए यहां देखते हैं पहले कि साहित्य क्या होता है। तो संस्कृत में कहा गया है साहित्यस्य भावा इति साहित्यम। तो ऐसा कुछ जिसमें साहित्य की भावना निहित है या सन्निहित है, और उसको हम साहित्य कहते हैं। साहित्य माने हित चिंतन की भावना जिसमें निहित है, अर्थात हितों के लिए चिंतन करना। अब हितों के लिए जो चिंतन दो तरह से होता है। एक तो संकुचित स्वार्थ या व्यक्तिगत हित चिंतन इसको कहते हैं, कि वहां व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है और बाकी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। तो जैसे कहावत है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो ये चीज है। इसको बड़ा संकीर्ण, व्यक्ति तक सीमित, व्यक्ति के द्वारा हित चिंतन कहा जाता है। इससे साहित्य का कोई संबंध नहीं है। इसको संकुचित स्व का है। संकुचित माने बिल्कुल सीमित करिए, स्व माने मैं तक, तो व्यक्ति सोचता है। एक कवि ने देखिए कविता लिखी है कि रहने को घर को मकान हो अट्टदार। व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है ना, कि रहने के लिए घर जो मकान हो अट्टदार हो। अट्टदार माने अट्टालिका हो। कच्चे घर पर अट्टालिका नहीं बन सकती, एक मंजिला से ज्यादा वो बन नहीं सकता। पक्का घर होगा तभी उसमें मंजिलें होंगी, अट्टालिका होगी तो एक मंजिल से ज्यादा का घर हो, अर्थात पक्का घर हो। तो रहने को घर को मकान हो अट्टदार, हाथ सिलबट्टा पर उछट्ठा दई चलती जाए। पुराने समय में महिलाएं सिलबट्टा से मसाला पीस के डालती थी। जब खुश होती थी, तरंगे उठती थी, तो बहुत तेजी से उनके हाथ उछल उछल के सिलबट्टा पर चलते थे। वही बात कही जा रही है कि हाथ सिलबट्टा पर उछट्ठा दई चलते जाए। क्यों? कि व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है कि क्या है, भैयन में मान होए, बढ़ी आन बान होए, मतलब इज्जत रहे समाज में, देहू में जान हो, शरीर भी उत्तम और स्वस्थ रहे, और दंड हो पिलत जाए, और अपना दंड बैठक व्यायाम भी होता चला जाए। द्वार बंधी गैया हो, ये कृषक समाज की बात बताई जा रही है कि दरवाजे पर गाय बंधी हो, तो द्वार बंधी गैया हो, बैंक में रुपया हो, घर में लुगैया हो, हौसला खिलत जाए, तो ब्याह भी हो जाए। ये नहीं कि निकम्मा सोच के कोई अपनी लड़की ही न दे। इस तरह हौसला जो है या कल्पनाएं हमारी साकार, आशाएं साकार होती चली जाए। रोज नामचा में रोज रोज मौज आती रहे, ऐसी बने योजना की भोजन मिलत जाए।
तो रोज भोजन मिलता जाए और योजनाएं हमारी सार्थक हो जाएं। इसमें देख रहे हैं, स्वयं के अतिरिक्त व्यक्ति ने और किसी के हित के बारे में कोई चिंतन नहीं किया। यही संकुचित स्व है, जिसका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है। अब जो साहित्य है ये तो व्यक्तिगत हित चिंतन हो गया, इसका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है। जो दूसरे तरह का हित चिंतन है उसको हम कहते हैं समष्टिगत हित चिंतन। समष्टि माने समग्र, समग्र माने या तो संपूर्ण समाज के बारे में हित चिंतन करना या संपूर्ण मानवता के बारे में हित चिंतन करना। जो साहित्य है वो इसी तरह संपूर्ण समाज या संपूर्ण मानवता के बारे में हित चिंतन करता है। यही समग्र मानवता या संपूर्ण समाज के बारे में हित चिंतन कर करके जो ज्ञान राशि का खजाना हमारे पास आया है उसी का नाम साहित्य है। तो समष्टिगत हित चिंतन पर आधारित ज्ञान राशि का जो संचित कोश है इसी का नाम तो साहित्य है। तो ये तो हो गई बात साहित्य की। तो ये चीज है। अब जो मानव मूल्य, अब देखिए मानव मूल्य क्या होते, तो ये मूल्य दिखाई नहीं पड़ते, इनको छू नहीं सकते, हम अमूर्त कहे जाते। ये क्या है? वे मानक हैं या पैमाने हैं या कसौटियां हैं जिनको, या मानदंड हैं जिनको हम अपने तथा अपने समाज के लिए मूल्यवान समझते हैं, हमारे मूल्य कहलाते हैं। तो ये पैमाने या कसौटियां हैं जिनको समाज के अस्तित्व के लिए, समाज की प्रगति और विकास के लिए, सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए, गुणवत्तापूर्ण उत्तम जीवन यापन के लिए, महत्वपूर्ण जीवन यापन के लिए मूल्यवान समझा जाता है। तो इन सारे मूल्यवान समझा जाता है। इन्हीं मूल्यों का जो समग्र है वो उसको हम मानव मूल्य कहते हैं। तो ये मूल्य रहते। अब जैसे क्या है, सत्य का मूल्य है, न्याय का मूल्य है, स्वतंत्रता का मूल्य है, समानता का मूल्य है, उदारता का मूल्य है। तो ये सब मूल्य है। तो सत्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व, सत्य, जिस समाज में जितना ज्यादा इनका बोलबाला रहा है उस समाज में मानव और मानव के बीच भेदभाव उतना ही कम रहा है। जिस समाज में मानव और मानव के बीच भेदभाव जितना ज्यादा कम रहा है, इतिहास साक्षी है, उस समाज ने प्रगति के, विकास के, सुख के, शांति के, संतोष के उतने ही बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो जब हम अपने मूल्यों पर चलते हैं तो संपूर्ण समाज की प्रगति और विकास में तेजी आती है, दिशा मिलती है और सुख, शांति, संतोष के बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित होते हैं। तो ये है मूल्य, मानव मूल्य। इन्हीं मानव मूल्यों का जो समग्र हो मानवता कहलाता है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए, चाहे साहित्य मानव के द्वारा रचा जाता है और मानव के लिए ही तो रचा जाता है। देख रहे हैं ना, मानव रचता है, साहित्य मानव के लिए रचा जाता है। क्योंकि पशु साहित्य को समझ नहीं सकता, देवता अपने 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 आप में ज्ञान प्रबुद्ध होते हैं, उनको साहित्य, मानव साहित्य की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। तो मानव के द्वारा मानव के लिए रचित की गई जो ज्ञान राशि का संचित कोश है वही तो साहित्य है। इसी तरह जो मूल्य है, तो ये मूल्य भी मानव के द्वारा मानव के लिए रचित किए जाते हैं। देखिए है क्या, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, पर्यावरण। पर्यावरण माने हमारे चारों ओर उपस्थित वह सब कुछ जो हमें प्रभावित करता है, कैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो एक तो होता है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, माने प्रकृति प्रदत्त वह सब कुछ जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित करता है, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। जैसे पृथ्वी हो गई, जल हो गया, आकाश हो गया, सूर्य चंद्रमा हो गए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, तूफान, आंधी, ये सब किसने दिए? पहाड़, पठार, मैदान, नदियां, ये सब किसने दिए? प्रकृति ने, मानव ने नहीं बनाए। हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। इस प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जीवन को और आसान और सुगम बनाने के लिए मानव ने एक अपना मानवीय पर्यावरण निर्मित किया है। मानवीय पर्यावरण माने
हमारी रूढ़ियां, परंपराएं, भाषा, साहित्य, नैतिकता, दर्शन, ये प्रकृति ने नहीं दिया, मानव ने निर्मित किया। हाँ, एक मानव ने नहीं किया, मानव समाज ने अपने लिए निर्मित किए। तो इसी तरह जो मूल्य है वो मानव के द्वारा निर्मित है, मानव के सांस्कृतिक पर्यावरण का अंग है। संस्कृति माने मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। तो मूल्य भी संस्कृति के अंग है। ये मानव ये भी मानव के द्वारा ही रचित किए गए, अर्थात संपूर्ण मानव समाज के द्वारा अपनी भौगोलिक स्थिति, अपने ऐतिहासिक अनुभवों और अपनी दार्शनिक क्षमताओं के अनुरूप इन मूल्यों को पहचान कर समाज इन्हें स्वीकार करके अपने ऊपर लागू कर लेता है। अब मानव के द्वारा मूल्य रचित है, मानव के लिए, समाज के लिए रचित है। पशुओं के लिए इन मूल्यों की कोई आवश्यकता होती है नहीं, ना इनको समझने में वे सक्षम है। देवताओं को इन मानव रचित मूल्यों की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो खुद अपने आप में ज्ञान प्रबुद्ध है। तो मूल्य भी मानव के द्वारा मानव के लिए ही रचित किए जाते हैं। तो यही बात कही जा रही है। तो देखिए, दोनों का केंद्र बिंदु मानव है, सही बात है। दोनों का केंद्र, चाहे वो मूल्य हो चाहे वो साहित्य हो। साहित्य क्या करता है? अनुभव और संवेदनाएं प्रदान करता है ताकि मानव का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सके। मूल्य क्या है? ये पैमाने प्रदान करते हैं ताकि मानव का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो जाए। तो दोनों का केंद्र बिंदु मानव अर्थात मानव का कल्याण है। दोनों का सृजन मानव द्वारा मानव एवं मानवता के कल्याण और विकास के लिए किया जाता है, और हम लोग इसको डिस्कस करते किए। तो मानव मानवता के कल्याण के लिए साहित्य का भी सृजन किया गया, मूल्यों का भी सृजन किया गया, और मानव तथा मानवता के कल्याण के लिए ही साहित्य और मानव मूल्य सक्रिय होते हैं, गतिमान होते हैं, माने चलते हैं, मोबिलाइज होते हैं और फलदायी होते हैं। अर्थात अगर ये मानव तथा मानवता का कल्याण कर पाते हैं तो इनको सफल माना जाता है, नहीं कर पाते तो इनको असफल माना जाता है। तो ये चीज, साथ ही दोनों की उत्पत्ति हमें उन गहरे उपजाऊ विश्वासों में देखने को मिलती है जो युगों युगों से सभ्यताओं को सींचते आए हैं। अब विश्वास क्या है? विश्वास माने भरोसा। तो कोई भी हमारी धारणा जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, चाहे उसके लिए वैज्ञानिक प्रमाण हो या ना हो, जैसे आत्मविश्वास, तो मुझे आत्मविश्वास है कि मैं परीक्षा पास कर लूंगा, ये क्या है? हमारा विश्वास ही तो है। अब ये मुद्दा अलग है कि ये विश्वास हमारे लिए सही है, हम आत्मविश्वासी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरे को भी सच लगे कि इसके इतनी क्षमता है कि परीक्षा पास कर लेगा। लेकिन यहाँ केंद्र बिंदु विश्वास में क्या हम है, जो हमारे लिए सही है, जिस पर हम भरोसा करते वो हमारा विश्वास है। इसी तरह से ईश्वर हमारी सहायता करेंगे, अब ये हमारा विश्वास है। अमुक व्यक्ति हमारा मित्र है, संकट के समय हमारे काम आएगा, ये हमारा विश्वास है। कोई सहमत हो या ना हो, सत्य और न्याय की जीत होगी, ये हमारा विश्वास है। दूसरे लोग सहमत हो या ना सहमत हो, समझ रहे ना बात को? तो विश्वास जो है ऐसी धारणा है जिससे जरूरी नहीं है कि समाज के सारे लोग सहमत हो। उपजाऊ विश्वास, तो बड़े बड़े विश्वास, जब सभ्यता का संचालन या सभ्यता का प्रारंभ हुआ था तो सत्य के, न्याय के, नैतिकता के बड़े बड़े उपजाऊ विश्वास थे कि ये निश्चित तौर पर फलदायी होंगे। फिर मानव और मानवता ने इन विश्वासों को टेस्ट किया, टेस्ट करके फिर अपने ऊपर लागू कर लिया। तो जब यही विश्वास टेस्टेड हो जाते, परीक्षित हो जाते और स्वयं के ऊपर लागू कर लिए जाते तो समाज स्वीकृत हो जाते। ऐसी स्थिति में यही तो मूल्य कहलाते। तो मूल्य कहां से निकले? मानवता और मानव कल्याण के लक्ष्य से। और साहित्य कहां से निकला? मानव मानवता के कल्याण के लिए। तो दोनों की उत्पत्ति हमें उन गहरे उपजाऊ विश्वासों में देखने को मिलती है जो युगों युगों से सभ्यताओं को सींचते आए हैं। तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट बात वही अभी हम लोग समझ चुके कि साहित्य का शाब्दिक अर्थ है जिसमें हित की भावना सन्निहित हो, माने उपस्थित हो। साहित्य का हित चिंतन, व्यक्तिगत हित चिंतन जो संकुचित स्व पर आधारित होता है, से पृथक समष्टिगत ही होता है, मतलब संपूर्ण समाज और संपूर्ण मानवता।
इस प्रकार समष्टिगत हित चिंतन पर आधारित ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है। अब ये क्या है? जनहित, परहित, सर्वहित पर आधारित चिंतन है जिसको हम साहित्य कहते हैं। तो यहाँ क्या, जैसे पर्यावरण का संरक्षण देख रहे हैं ना, तो ये समग्र समाज, समग्र मानवता की भलाई है, तो इस पर जो कुछ भी लिखा जाएगा। इसी तरह से कई विद्वान समझते हैं कि राष्ट्र जो प्रेम है, राष्ट्रवाद है, वही हमारे देश को उन्नति के पथ पर ले जाएगा, तो वे राष्ट्रवादी साहित्य का निर्माण करते हैं। कुछ विद्वान समझते हैं कि नहीं नहीं, जो साम्यवाद या कम्युनिज्म है वही हमारे देश को सफलता की शीर्ष पर ले जाएगी, तो वो साम्यवादी साहित्य का निर्माण करके समाज को प्रेरित करते हैं। कुछ लोग समझते हैं नहीं नहीं, समाजवाद हमारे देश को शिखर पर ले जाएगा, तो वो समाजवाद का पोषण अपने साहित्य के माध्यम से करते हैं। तो इस तरह शाखाएं भी हो जाती हैं, लेकिन ये सबके सब समाज के बारे में ही हित चिंतन कर रहे हैं। तो ये समष्टिगत, समष्टि माने समग्र, समग्र समाज या समग्र मानवता के बारे में जो हित चिंतन होता है वो उसी को हम साहित्य कहते हैं। वही जो ज्ञान राशि है वो साहित्य कहलाती है। तो ये पर्यावरण का संरक्षण है, लैंगिक भेदभाव को दूर करना, मानव और मानव के बीच भेदभाव को दूर करना, समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता लाना, ये सब क्या है कि इन मुद्दों पर जो हित चिंतन किया जाता है उस समष्टिगत हित चिंतन होता है, जिसे साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए मूल्य क्या होते हैं। ऐसे समस्त मानदंड या पैमाने या कसौटियां जिन्हें हम मानव तथा मानवता के लिए मूल्यवान समझते हैं, मानव मूल्य कहलाते हैं। तो ये अर्थात गुणवत्तापूर्ण, महत्तापूर्ण, श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए जो कुछ भी मूल्यवान है वही तो मानव मूल्य। देख रहे हैं ना, मानव मूल्यों के अनेक आयाम हैं। अब यहाँ जो मानव मूल्य है उनके ढेर सारे जो है आयाम रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर मानव मूल्यों के आयाम, मुख्य आयाम दिखा दिए गए, प्रमुख आयाम। तो जैसे नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य में क्या, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा माने अगर कोई देख भी ना रहा हो तब भी सही काम ही करना, इसको सत्यनिष्ठा कहा था। जैसे परीक्षा में नकल न करना, दूसरों के धन या वस्तुओं की चोरी ना करना, तो ये सब सत्यनिष्ठा के अंतर्गत ही आता है, या अपने वचनों का पालन करना। तो देख रहे हैं ये नैतिक मूल्य। दूसरा इस तरह सामाजिक मूल्य। तो सामाजिक मूल्यों में क्या है, परिवार से जो हमें अधिकार मिलने चाहिए उनको हम ले लें। जैसे पूर्वजों की जो संपत्ति है उसमें हमें हिस्सा मिलना चाहिए तो हम अधिकार ग्रहण करें। दूसरा, पारिवारिक दायित्वों का हम निर्वाह करें, परिवार के जो वृद्ध असहाय सदस्य हैं उनकी हम देखभाल करें और चिकित्सा सुरक्षा करें, भोजन पोषण की व्यवस्था समुचित करें उनके लिए और उन्हें आदर सम्मान दें। तो ये है परिवार के प्रति हमारे दायित्व। नेक्स्ट, पारिवारिक हितों को व्यक्तिगत हितों के ऊपर रखना। तो देख रहे ये जो कुछ श्रेष्ठ है वही तो मूल्य बताता है। तो ये सामाजिक जो है मूल्य है हमारे मुख्य। फिर आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य हमारे पास धन हो, मुद्रा हो, भोजन हो, कपड़ा हो, मकान हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, परिवहन हो, इस सब की जुगाड़ करना, ये आर्थिक मूल्य है। फिर राजनैतिक मूल्य है, जिसे शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था हमारी चलती है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व, लोकतंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सब है। फिर धार्मिक मूल्य आ जाते हैं। धार्मिक मूल्य क्या है, शांति, अहिंसा, क्षमा, दया, करुणा, ये सब हमें परमात्मा के निकट ले जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, साहित्यिक मूल्य। तो साहित्य में एक आपको श्रेष्ठ और उच्च बनाते हैं। ये क्या है, भाषा का अनूठा प्रयोग। तो आपकी जो भाषा शैली अगर अनूठी होगी तो तुरंत लोगों की दृष्टि जाएगी, प्रशंसनीय होगी तो तुरंत आप पॉपुलर हो जाएंगे। ऐतिहासिक समझ आपकी कितनी गहरी है जो भी साहित्य आप लिख रहे हैं, तो ये मुद्दा। दार्शनिक गहरापन कितना है आपके साहित्य में, तो उस जितना ज्यादा है उतना ज्यादा आप पॉपुलर होंगे। ऐतिहासिक समझ कैसी है आपकी, तो वो जो लेखन आपका है उतना ही ज्यादा पॉपुलर
होगा। हमारे यहाँ तो देखो कम्युनिस्टों ने सारा इतिहास लिख दिया। आप भी देखते होंगे अधिकतर बातें उसमें झूठे लिखी गई हैं। जयचंद मिर्जाफर सबको बदनाम कर दिया गया, और जबकि असली जो खलनायक थे वो तो अलग ही थे। तो इस तरह से किया गया है। अभी 2 साल पहले आपको याद होगा, एक बार राजस्थान में चित्तौड़ का छोटा मोटा इतिहासकार था, उसने टीवी पर आके घोषणा की हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हारे नहीं थे, जीते थे। उसके बाद दिल्ली के जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं तुरंत टीवी पर आके उसको बहुत निंदा उसकी की और बहुत गलिया है उसको कि एकदम झूठ बोला, और इस तरह सफेद झूठ ये बोल कैसे सकता है, क्योंकि हमारी सारी किताबों में लिखा हुआ कि या तो ये हारे थे या युद्ध का निर्णय ही नहीं हुआ था। अब क्या हुआ, जब इन सबों ने बहुत उसकी निंदा की तो वो छोटा सा तो ये इतिहासकार था, वो 3-4 दिन बाद एक ताम्रपत्र लेके आ गया। वो मूल दस्तावेज था। उस ताम्रपत्र में राणा प्रताप ने चेतक की समाधि के लिए एक गांव का दान किया था, और वो गांव युद्ध भूमि से दूर नहीं था। कोई हारा हुआ राजा या अनिर्णय में युद्ध समाप्त करने वाला राजा युद्ध स्थल के समीप गांव दान कैसे कर सकता था। अब ये सब चुप हो गए, लेकिन गलती सुधारी नहीं गई, क्योंकि यहां पर इनके ही पूर्वाग्रह हैं। देखिए, तो ये साहित्यिक मूल्य है हमारे। मूल्य क्या करते हैं? मूल्य हमें ये पैमाने जो हमें बताते हैं कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। अब जैसे सत्य बोलना, अपने वचनों का पालन करना, तो उचित है कि नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी उन्नत होता है और समाज में प्रशंसा भी मिलती है। लेकिन अगर हम अपने वचन का पालन नहीं करते और हम सच नहीं बोलते, ये क्या अनुचित है। हम भी जानते हैं, समाज भी जानता है, समाज में यहाँ कोई प्रशंसा नहीं मिलेगी, निंदा मिलेगी, भले ही पीठ पीछे मिले। तो ये उचित और अनुचित का भेद हमें बताते हैं। इसी तरह सही और गलत का हमें भेद बनाते हैं। नैतिक और अनैतिक का भेद बताते हैं हमें। वांछनीय माने जो हमें चाहिए, अवांछनीय माने जो हमें नहीं चाहिए, उन दोनों के बीच भेद बताते हैं। क्या ग्राह्य है, क्या स्वीकार करने योग्य है, और क्या त्याज्य है, ये बताते हैं हमें। तो इस तरह से हमें विवेकपूर्ण दृष्टि और विवेकपूर्ण आचरण देते हैं। तो यही बात हो कही जा रही कि ये हमें सही तथा गलत, उचित व अनुचित, ग्राह्य एवं त्याज्य, वांछनीय और अवांछनीय के बीच अंतर करने में सक्षम बनाते हैं। इस तरह उत्तम निर्णय लेने में हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट बात वही कही जा रही कि मूल्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और सही बात है। कोई भी समाज व्यवस्था होती है वास्तव में मूल्य व्यवस्था होती है, भले ही दिखाई पड़े या दिखाई ना पड़े। वर्तमान में देख रहा ये सरकारें चल रही है, सब मानते हैं कि बहुत ज्यादा भ्रष्ट है ये। सब मानते हैं कि आम जनता के प्रति बहुत ज्यादा कठोर है ये। लेकिन जब ये पूछिए कि तो फिर ये सरकार चली क्यों नहीं जाती, तो फिर सब चुप रह जाते। जब उनसे पूछिए कि ये सरकार क्या अगले इलेक्शन में चली जाएगी, तो फिर ये चुप रह जाते। तो वे सामान्य लोग वे जान नहीं पाते हो क्या रहा है। मूल्यों का संघर्ष है, मूल्यों का संघर्ष सरकार को टिकाए हुए है, और ये सारी बातें सबकी सब सही है। इसलिए जादुई तरीके से ये सरकार बार बार आ जाती है, और जबकि ढेर सारे लोग तो बर्बाद हो रहे हैं इस सरकार में। ये सही बात है। तो ये तो मूल्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही मानव को विवेकपूर्ण आचरण तथा विवेकपूर्ण दृष्टि प्रदान करते हैं कि क्या उत्तम है, क्या सामान्य और उत्तम निर्णय ले, जिससे वह स्वयं के तथा संपूर्ण समाज एवं मानवता के कल्याण और विकास में सक्षम हो पाता है। जब हम संकुचित स्वयं के हित से ऊपर उठकर समाज के हित के बारे में भी सक्रिय होंगे, अपने हित के बारे में सक्रिय होंगे, दोनों के बीच संतुलन रखेंगे, तभी हम अपना कल्याण कर पाएंगे और समाज के कल्याण में योगदान कर पाएंगे। अगर हम अपने हित में लगे रहे और समाज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, कोई योगदान नहीं किए, चोरी कर करके अरबों रुपए कमा लिए, अब हमें देख के दूसरे हमारे चेले पैदा हो गए, उन्होंने बड़े पैमाने पर चोरी करनी शुरू कर दी, तो इस तरह क्या हो रहा है, हमें भले लाभ हो गया हो, लेकिन समाज में मूल्यों का नाश हो रहा है। और अंत में क्या होगा, जो हमने इकट्ठा किया है, चोरों की संख्या इतनी बढ़ेगी कि जो हमने इकट्ठा किया है एक दिन वो भी सब चोरी कर ले जाएंगे। तो देख रहे ना, अगर समाज को हम दुर्बल करते
केवल व्यक्तिगत हित साधते हैं तो हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। हमारा कल्याण तभी टिकाऊ हो पाएगा व्यक्ति का जब सामाजिक संगठन सुदृढ़ होगा, समाज भी उन्नति करेगा, समाज की उन्नति के साथ साथ ही व्यक्ति की टिकाऊ उन्नति संभव है, अन्यथा नहीं। तो ये चीज, अतः जीवन में श्रेष्ठता, गुणवत्ता एवं महानता की दृष्टि से जो आवश्यक है, उपयोगी है, वही मूल्य है। और इन मूल्यों से साहित्य आद्योपांत, आद्य माने प्रारंभ, अंत, तो प्रारंभ से लेकर अंत तक, इसीलिए जो साहित्य इन्हीं मूल्यों से भरा हुआ है, क्योंकि मूल्य जो है हमें गुणवत्ता सिखाते हैं, महत्ता सिखाते हैं और श्रेष्ठता सिखाते हैं। यही तो साहित्य के भी आदर्श है। तो ये चीज है। अब साहित्य का मूल्यों के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो साहित्य क्या करता है? मूल्यों को उद्घाटित करता है। उद्घाटित करना माने प्रकट करना, मूल्यों के उनके आयाम बताता है। जैसे अभी हम लोग नहीं पढ़े थे नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक, तो उनके आयाम भी ये डिटेल में स्पष्ट करता है साहित्य, उनकी व्याख्या करता है और उनका महत्व व्यापक रूप से हमारे सामने लाता है कि इन मूल्यों का महत्व क्या है और किस तरह हम इनको स्वीकार करें। उनका महत्व व्यापक रूप में सुंदर ढंग से, साहित्य सुंदरता के लिए जाना जाता है, तो व्यापक रूप में सुंदर ढंग से सामने लाता है। मानव मात्र के लिए, मानव मात्र बस जितने भी चाहा जैसे मानव हो, मानव मात्र दो पाया है तो मानव है, उन सब की बात की जा रही है, इसको मानव मात्र कहते हैं। मानव मात्र के लिए हमें इन मूल्यों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, मार्गदर्शित करता है, भीतर तक उद्वेलित करता है, प्रकंपित करता है, वह मथने का कार्य करता है, जिससे मानव मानवीय दुर्बलताओं से मुक्त होकर सर्वहितकारी स्वरूप ग्रहण कर स्वयं और समाज या स्वयं और मानवता के उत्थान और विकास के लिए गंभीर रूप से जो है लिप्त हो सके, उसी में या तल्लीन हो सके। अब ये क्या बात कही जा रही, देखिए, यही तो साहित्य की बात है कि अंतर आत्मा तक को भी झकझोर देता है। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी कविता लिखी, वो कविता क्या करती है? वीरता के मूल्य को स्वीकार करने के लिए, राष्ट्र प्रेम के मूल्य को स्वीकार करने के लिए में जगाती है, प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है, उद्वेलित करती है, कपकपाती है और मथती है कि हम अपना संकोच त्याग के वीरता और राष्ट्र प्रेम के मूल्य को स्वीकार करें। इसी तरह प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात, तो वो कहानी क्या शिक्षा देती, किस तरह में उद्वेलित तो प्रकंपित करती है कि जो निर्धन है, जो असहाय है, उनके प्रति में करुणा दिखाएं, दया दिखाएं, उनकी हम सहायता करें। तो देख रहे हैं ना। तो ये बात है। इसी तरह देखो सूरदास का, किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आगन बिंब पकड़ बैठावत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तनलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। तो ये पारिवारिक मूल्यों का कितना सजीव सुंदर चित्रण हुआ है। बेटे हैं, माँ है, पिता है, किस तरह के आपसी मधुर और प्रेममय संबंध है। तो एकदम पारिवारिक जो मूल्य व्यवस्था है और उसमें जो सूरदास हैं वो मूल्यों का प्रकाश सहज ही भर देते। तो ये चीज कही जाती। इस प्रकार साहित्य मानवीय मूल्यों का प्रवक्ता है। भाई उनको उद्घाटित करता है, उनकी व्याख्या करता है, उनके आयाम बताता है, उनका महत्व बताता है और उन्हें इन मूल्यों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित, मार्गदर्शित, प्रकंपित करता है, मथता है, जिससे मानवीय मूल्यों को स्वीकार करके स्वयं और समाज दोनों के जीवन को धन्य बना सके। तो ये चीज कही जा रही है। संस्कृत साहित्य को मानवीय मूल्यों का आगार बने भंडार माना जाता है और हिंदी साहित्य इस संदर्भ में संस्कृत साहित्य का उत्तराधिकारी है। इसका भी आदर्शवाद, मूल्य व्यवस्था पर जो रुझान है बहुत अधिक रहा है। अब तो खैर इस समय वर्तमान की बात मत कीजिए, बहुत अधिक रहा है। अब देखिए,
भगवान राम का चरित्र जितने तरह से साहित्य ने बताया, अन्य कोई चरित्र नहीं बताया गया। रामचरित्र जैसा कोई चरित्र नहीं रहा साहित्य के लिए। तरह तरह से उसको गाया गया, लिखा गया है। क्यों? क्योंकि भगवान राम जीवन मूल्यों के साकार विग्रह है। विग्रह माने मूर्ति है। तो राम कोई व्यक्ति चरित्र नहीं है, वो मूल्य चरित्र है। समस्त जो मानव मूल्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, समस्त जो मानव मूल्य सब के सब उनमें समाहित है। भगवान राम मूल्यों की बात नहीं करते, वे वो करके मूल्य व्यवस्था, श्रेष्ठ मूल्य व्यवस्था पर चल के हमें दिखाते हैं। यही खास बात है। इसीलिए रामचरित्र की इतनी महत्ता है और साहित्य में तरह तरह से भिन्न भिन्न लोगों ने अपनी अपनी तरह से रामचरित्र का आख्यान किया है। अब देखिए, भगवान राम का जीवन दुखों की एक श्रृंखला रहा है, लेकिन हर जगह वो मानवीय मूल्यों की शिक्षा देते चलते। प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। तो ये जब बालक थे वे तो इस तरह का आचरण करते थे। संतान का ये श्रेष्ठ आचरण है कि सुबह उठ के सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करना। उसके बाद आगे बढ़िए, जब मिथिला में धनुष यज्ञ हुआ तो वहां विश्वामित्र जी लेके गए उस वहां पर, तो वहां पर भी प्रेम का जो प्रभाव उतना भगवान राम में नहीं दिखाई पड़ा जितना सीता जी में दिखाई पड़ा। प्रीति अधिकता मति वही थोरी, शरद चंद्र जिम निरख चकोरी। तो शरद चंद्र पर उतना प्रभाव नहीं था जितना चकोरी पर था। उसके बाद देखिए तो संयम सिखाते हैं वहां हमें। उसके बाद जब लौट के ब्याह करके आते हैं तो पिता के वचन को निभाने के लिए राज्य का त्याग कर देते हैं। यहाँ तो 10-10 रुपए में भाई भाई की लड़ाई होती है। तो श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत करते हैं। रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राज्य त्याग कर जंगल की तरफ चले जाते हैं। वन में जाकर सामाजिक समानता का भी संदेश देते हैं। मानव के बीच अभेद्य का संधान करते हैं। निषाद राज को गले लगाते हैं। सबरी जो जनजातीय महिला थी उसके जूठे बेर खाते हैं। भालू बानर जो जनजातियां थी उनकी सहायता लेने में संकोच नहीं करते और उनकी सहायता से अधर्म का नाश कर देते। राजा बाली जब पूछता है कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोई मारा, तब बताते हैं अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी। इन्हें कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। कि जो छोटे भाई की पत्नी है, जो बहन है, वो अपनी ही लड़की जैसी ही होती है। इन पर जो गंदी दृष्टि रखता है, जिसे तो अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिए, उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। इसलिए मैं तुम्हें मारा, इसलिए नहीं कि कोई मुझे प्रिय है कि अप्रिय है। तो ये स्थिति हो। फिर मित्र का धर्म। रावण के पास ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति थी और वो बड़ी प्रचंड शक्ति थी। तो जब विभीषण को उसने देखा तो उसको आशंका हुई कि विभीषण बता देगा कि मैं कैसे मारा जाऊंगा। तो उसने उस शक्ति का संधान करके विभीषण पर उसने छोड़ दी। अब ये पीछे थे तो विभीषण को पीछे करके स्वयं आगे आ गए। तुरंत विभीषण पीछे मेला, आगे राम सही सुख सेला, और उस शक्ति को अपनी छाती पर ये झेल गए। तो मित्र धर्म सिखा रहे हैं। तो इस तरह से और धैर्य सिखाते हैं। राज त्याग दिए पिता के वचन को निभाने के लिए, वनवास भोगते रहे, पत्नी का अपहरण हो गया, महायुद्ध सामने खड़ा है, लेकिन अधीर कभी दिखाई नहीं पड़े। तो यही तो भगवान राम का चरित्र है। तो इसीलिए रामचरित्र की इतनी महत्ता। तो भगवान राम जीवन मूल्यों के साकार विग्रह है। राम व्यक्ति चरित्र नहीं, मूल्य चरित्र है। इसीलिए रामचरित्र का वर्णन साहित्यकारों द्वारा अपनी अपनी तरह से भिन्न भिन्न रूपों में किया गया। तुलसीदास ने राम राज्य की बात की है। तुलसी का जो राम राज्य क्या है वो उत्तम मानव मूल्यों का संयोजन ही तो है, उत्तम मानव मूल्यों का वर्णन ही तो है। अब तुलसी कहते हैं राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। कि तीनों लोगों के दुख समाप्त हो गए और सब के सब हर्षित हो गए। आगे क्या कहते,
न ही दरिद्र, कोई दरिद्र नहीं था, माने गरीब नहीं था, न ही दरिद्र को दुखी, न कोई दुखी था, न दीना, न कोई असहाय था, न कोई अबुध माने मूर्ख नहीं था कोई, न लक्षणहीन, सबके सब स्किल डेवलप्ड थे। जो इस समय नहीं है, सरकार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही। बयरु न कर काहू सो कोई, कोई किसी से ईर्षा द्वेष नहीं रखता था। राम प्रताप विषमता खोई, राम की वीरता के वैसे सब सीधे साधे ठीक है ठाक अपना रहते थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक ताप माने शारीरिक बीमारियां अक्षमताएं नहीं थी किसी को। दैविक ताप, अतिवृष्टि अनावृष्टि मौसम परिवर्तन अनावश्यक, इस तरह की दैविक ताप नहीं था। ताप माने दुख, भौतिक दुख, धन समृद्धि मुद्रा मकान कपड़ा। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। तो ये श्रेष्ठ मूल्यों का उत्तम संयोजन ही तो है। तो ये अब कबीर देखिए, कबीर क्या करते हैं। कबीर ने बाह्य आडंबरों पर जो चोट की है वह सार्वभौमिक मानव मूल्यों को संपूर्ण समाज में जगाने का प्रयास ही तो है। अब कबीर क्या करते, जो बाह्य आडंबर हैं उनका घोर विरोध करते, क्योंकि इन बाह्य आडंबरों से मानव और मानव के बीच भेदभाव पैदा होता है। तो कबीर कहते हैं कि जब माला छापा तिलक सरय न एको काम, इससे एक भी काम नहीं होगा और ना कुछ भी फलदायी होगा। अब असलियत क्या है कि एक जो है अपना जाप भी किए जा रहा है, गुनगुना भी रहा है, तिलक भी लगाए, माला भी पहने, बाकी जो बिना माला के घूम रहा है तो अपने को हीन समझ रहा है या समझाया जा रहा है, भेदभाव हो गया ना। इसलिए वह कहते हैं जब माला छापा तिलक सरय न एको काम। इसी तरह वे कहते हैं मन का डार दे, मन का फिर। माले की जो मनके हैं, कुरिया कहते हैं जिनको, तो ऐसे बाहर हाथ में लेके उस माले को जपने से फिर अंतर पैदा होता है, एक जप रहा है दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। तो वो बताते कि ये मन का डार दो, इसका कोई मतलब नहीं है। मन के अंदर भगवान का नाम लो, उन पर एकाग्र हो, तब है वो परिणामदायी होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह वे कहते हैं कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर चढ़ बांग दे बहरा हुआ खुदाए। कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ले, उसकी छत पर चढ़ के बांग, मुर्गा जो आवाज़ सुबह करता है उसको बांग कहते हैं। उसके बाद बहुत तेज वहाँ से चिल्ला के बोला जैसे कि खुदा बहरा हो गया हो, तो इस तरह वो इसकी भी निंदा करते हैं। तो ये चीज़ ताकि मानव और मानव के बीच भेद ना पैदा हो, जो मानवीय मूल्य है वो संपूर्ण समाज में व्याप्त हो, इस तरह वो समानता की बात करते हैं। इसी तरह सूरदास गृहस्थ जीवन तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि पर मानव मूल्यों का सहज आलोक भर देते हैं। कैसे भरते हैं हम आपको बता चुके, किलकत कान घुटरुअन आवत, तो वह इस आलोक ही भर देते हैं। प्रेम मार्गी कवियों ने अति विषम परिस्थितियों में भी जीवन जीने की चाह बनाए रखी, जो श्रेष्ठ मानव मूल्य है। तो जीवन जीने की चाह अगर किसी की नष्ट हो जाएगी तो आत्महत्या कर लेगा, ये तो मानव हत्या हो गई ना। तो विषम परिस्थितियों में चाह को बनाए रखना जीवन जीने की, यही श्रेष्ठ मानवीय मूल्य है जो प्रेम मार्गी कवियों ने दिया। अब ये कैसे किया इन्होंने, तो अब रसखान कहते कहा करे रसखान को चुगुल लबार, जो पैर राखन हार है माखन चाखन हार। तो जो चुगुल है, लबार है, झूठा है, दुष्ट है, और रसखान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उनके पाए बने पति बने, लज्जा की रक्षा कौन करेगा, माखन चाखन हार, जो माखन खाने वाले हैं। तो इस तरह की ये बात हो गई। तुलसीदास कहते मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। तो देख रहे वीरता का भाव भगवान राम का प्रकट हो रहा है कि वो धर्म की रक्षा करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं। तो इस तरह धैर्य और आशा बनी। वहां मैं एक चीज भूल गया था, भगवान राम ने जो वीरता के मूल्य का प्रदर्शन किया कि देव दनुज भूपति भटनाना, समबल होई अधिक बलवाना, जो रण हमें प्रचारत कोई, सन्मुख लड़े कालजन होई। कि अगर युद्ध के लिए कोई हमें ललकारता है तो मैं लड़ूंगा, चाहे साक्षात मृत्यु ही क्यों ना हो। तो देख रहे ये वीरता के मूल्य का भी श्रेष्ठ पालन करते हैं।
ये जो वीरता का मूल्य है वो जनता को भी आशा जगाया कि वो दुष्टों का विनाश करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। इसी तरह स्वामी संत रामानंद थे। तो वो आरती गाते हैं कि आरती कीजिए हनुमान अल्लाह की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, कि वो दुष्टों का दलन करने वाले हैं हनुमान जी। जाके बलते गिरिवर कांपे, रोग दोग दुख निकट न जाके। बल की बात कहे, अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। तो इस तरह जनता ने धैर्य वासा बनाए रखी उन मुस्लिम भीषण अत्याचारों के विरुद्ध भी। तो ये चीज कही जा रही। रीत काल है, रीत काल में क्या नैतिकता दासी हो गई थी। सब पूरी तरह प्रेम रेम प्यार व्यार में सब फंसे हुए थे, और सारी नैतिकता छोड़ के जो कवि थे वो भी एकदम श्रृंगार रस में डूबे थे। देखिए, एक रीतकालीन कवि हुए देव। अब देव कहते, देव स्वरूप की राशि निहारत पाए थे, शीश लो शीश ते पायन, वैरई थौरई थाली ठगी सी हंसे खर थोड़ी दिए ठकुराइन। अब ये इनकी ठकुराइन थोड़ी पे हाथ लगा के नंगी हो के हंस रही है, और जबकि समाज पर बड़ी विविधताएं टूटी थी, लेकिन ये सब श्रृंगार में पागल थे, श्रृंगार के वर्णन में। ऐसी स्थिति में भी, ऐसी अर्थात ऐसी अनैतिकता की स्थिति में भी जो रीतकालीन कवि हैं उन्होंने नीतिपरक दोहों के माध्यम से लोकहित तथा परहित को, समाज को जो लोकहित और परहित है उसकी पराकाष्ठा से जोड़ा है। सबने नहीं, कुछ ने जोड़ा है। अब देखिए, बिहारी कहते हैं कि दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड। मतलब शासक और अत्याचारी भी हो, कठोर हो, तो प्रजा की दुर्दशा हो के रहेगी, कैसे नहीं होगी। घोर अंधेरो जग करें, जैसे संसार में घोर अंधेरा कर देते कौन, मिली मावस रविचंद्र, सूर्य चंद्रमा और अमावस तीनों मिलकर संसार में घोर अंधेरा कर देते हैं। उसी तरह शासक अत्याचारी भी है और कठोर भी है, मतलब बात भी जनता की नहीं सुन रहा है, अत्याचार भी कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जनता की दुर्दशा होना निश्चित है। इसी तरह से वे कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ विध्यो, आगे कौन हवाल। तो जयपुर के राजा जो जय सिंह थे, उनके दरबार में रहते थे, उन्होंने कोई ब्याह किया था तो वो नई वाली रानी इतनी पसंद थी इनको कि वहीं वो बने रहते थे रानी के पास, राजकाज पर बहुत कम ध्यान देते थे। महीनों हो गए इसी बात को। तो बिहारी ने लिखा, लेकिन वो जो रानी इनकी आई थी बहुत कम उम्र की थी, वो इन्ना ही पराग, मतलब ये ऐसी कली है जिसमें अभी पराग आया ही नहीं, मधुर मधु, इसकी पंखड़ियों में मतलब बालावस्था के कारण कोई मकरंद भी नहीं है, नहीं विकास ई काल, और इस समय इसका मतलब जो तन है वो विकसित भी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में जब इसके पास कुछ नहीं है तो भौरे की तरह से उससे लिपटाए हुए हो, तो आगे कौन हवाल, जिसमें पराग आ जाएगा, मधु आ जाएगा, तब क्या राजकाज छोड़ ही दोगे, तो जनता का क्या होगा। तो इस तरह उन्होंने जय सिंह को सावधान किया। तो ये चीज, इसके बाद आइए भारतेंद्र युग आधुनिक काल में आया। तो जो भारतेंद्र युगी ने साहित्य है, साहित्य में सत्य, न्याय, त्याग, उदारता, समता, इन सब मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। प्राचीन संस्कृति के संरक्षण का प्रयास किया गया, उसकी प्रशंसा की गई। इस भारतेंद्र युग के एक मुख्य स्तंभ है प्रताप नारायण मिश्र। वे लिखते हैं कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक चिल्लाते हैं। श्वान माने कुत्ता, कुत्तों को दूध और खाना मिलता है और भूखे बालक चिल्लाते हैं। माँ की हड्डी में चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा बसन बेच सब ब्याज चुकाए जाते हैं। मालिक तब तेल फुलैलों पर पानी सदर बहाते हैं। तो भीषण आर्थिक असमानता का वर्णन वो कर रहे हैं, ताकि करुणा और दया के जो मूल्य समाज में आए और वे असमानता दूर हो सके। यही तो प्रयोजन था। इसी तरह संस्कृति की बात है तो भारतेंद्र जी खुद लिखे हैं, चाहो चाहो जो साचो कल्याण, तो सब मिल भारत संतान, जपो निरंतर हूं, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ये चीज
आधुनिक युग में जो उपन्यास है उनमें जो मानवीय मूल्य है उनमें उनका सबसे विस्तार में वर्णन हुआ और सबसे सूक्ष्मता के साथ वर्णन हुआ है। और यहाँ जो आधुनिक उपन्यासकार है उनमें सबसे बड़ा नाम मुंशी प्रेमचंद का है। तो मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास है निर्बला, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, वो ग्रामीण भारत का चित्रण करते हैं। किसानों की समस्याएं, ग्रामीण भारत के मूल्य संघर्षों पर बड़ी गहरी दृष्टि देते हैं। और जो वहाँ सामाजिक बुराइयां हैं कृषक समाज की, उनको प्रत्यक्ष कर उभार कर सामने लाते हैं। तो ये उनके उपन्यासों का क्षेत्र है। तो ये मुंशी प्रेमचंद की स्थिति हो गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे बड़े जो है आलोचक कहे जाते हैं, समीक्षक कहे जाते हैं। शुक्ल जी ने सूर की, तुलसी की और जायसी की आलोचनाएं की है, लेकिन इनकी जो समीक्षा जो इन्होंने की है उस समीक्षा का आधार मूल्य समीक्षा ही है। शुक्ल जी स्वयं कहते हैं कि श्रेष्ठ कवि वह है जिसको लोक हृदय अर्थात जनता के हृदय की परख हो कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है और जनता क्या क्या चाह रही है, और जो अपने साहित्य के माध्यम से जन सामान्य के आलम्बन का विधान कर सके। मतलब जन सामान्य जहाँ दिशाहीन महसूस कर रहा है वहाँ ऐसा साहित्य लिखे जिसे जो जन सामान्य है उस साहित्य का आलम्बन माने सहारा लेकर अपने जीवन को सार्थक कर सके, वही श्रेष्ठ कवि है। और आगे उन्होंने कहा कि अधम कवि वो है जो केवल अलंकारिक भाषा प्रदर्शन चमत्कार मात्र दिखाता है। तो देख रहे ना, तो वो खुद बता दिए कि हमारी समीक्षा का आधार क्या है। तो ये बात है। मूल्य कुछ तो खैर शाश्वत सनातन मूल्य होते हैं, सत्य में हो जाते, हड़प्पा में भी था, यहां पर भी है। लेकिन ढेर सारे मूल्य समय सापेक्ष होते हैं, मतलब समय के साथ परिवर्तित तो होते हैं। ऐसी स्थिति में समय का काल में परिवर्तन से नए नए मूल्यों का आविष्कार होता रहता है। और क्या होता है, पुराने पड़ चुके अप्रासंगिक हो चुके जो मूल्य हैं उनका बहिष्कार भी होता रहता है। तो इस तरह ये मूल्यों को स्वीकार करने और बहिष्कार करने की जो प्रक्रिया है वो भी चलती रहती है। जैसे हमारे यहाँ जो स्वीकार करने लायक जो नए नए मूल्य जिनका आविष्कार हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण का मूल्य है, धारणीय जीवन पद्धति का मूल्य है, अर्थात ऐसी जीवन शैली जिससे पर्यावरण की हानि कम से कम हो। उपभोक्ता जागरूकता आ गई है कि ऐसी चीजें खरीदें जिसमें पर्यावरण की हानि कम से कम हो। एक तरह से आत्मनिर्भर और योग्यता आधारित सम्मान पर आधारित व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, सामूहिकता का मूल्य तिरोहित हो रहा है। तो इन मूल्यों का देख रहे हैं ना आविष्कार होता चला जा रहा है। अब जब इन मूल्यों का आविष्कार हो रहा है तो साहित्य की दिशा भी इसी तरफ है। साहित्य नए नए पात्रों रचनाओं के माध्यम से इन मूल्यों की समाज में प्रतिष्ठा कर रहा है। इसी तरह पुराने पड़ चुके गैर प्रासंगिक हो चुके जो मूल्य हैं उनका बहिष्कार भी हो रहा है। क्या है, जैसे पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था, मतलब ऐसी व्यवस्था पहले जो परिवार में केवल मुखिया की चलती थी, वो जो चाहता था करता था। अब ये पतन की तरफ जा रही है, इस पर लोग विश्वास नहीं करते। पारिवारिक सदस्य अपने व्यक्तिगत हित भी देखकर निर्णय लेते हैं। जैसे पहले मुखिया चाहता इतना ताकतवर होता था कि 2 आंख के लड़के का ब्याह अंधी लड़की से करा दी, और इसी तरह से अति सुंदर लड़की का जो ब्याह है वो लगड़े लड़के से करा दे, और ऐसे ब्याह होते भी थे। लेकिन अब करता है मुखिया की वो शक्ति नहीं रही है। इसी तरह से लैंगिक असमानता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। घरेलू हिंसा और जो महिला उत्पीड़न है उसके प्रति अब लोग मौन नहीं रहते, मुखर होकर उसको व्यक्त करते। पितृसत्तात्मक एक सेकंड में उधर से जोड़ दिया, वो तो नए मूल्य का आविष्कार था। यहाँ पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है वो समाप्ति की ओर हो रही है, उसका अवसान हो रहा है। जाति व्यवस्था के जो मूल्य है उनका अवसान हो रहा है, अस्पृश्यता का अंत हो रहा है। तो ये जो मूल्य है इनका बहिष्कार हो रहा है। लैंगिक असमानता का जो मूल्य है उसका बहिष्कार हो रहा है। तो इस तरह से नए नए पात्रों की रचनाएं करके जो साहित्यकार हैं वे नई नई पृष्ठभूमियां सजाकर
जो नए मूल्य हैं और उनकी उनकी ओर उनकी वकालत करते हैं। जो पुराने मूल्य जिनका बहिष्कार हो रहा है तो उसके कारण गिनाते हैं कि क्यों इनको छोड़ ही देना चाहिए। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसमें साहित्य की सक्षम भागीदारी होती है, यही तो कहा जा रहा है। मूल्य साहित्य पर संस्कृति और सभ्यता के दबाव के रूप में काम करते हैं। ये जो मूल्य व्यवस्था सब, भाई जो साहित्यकार है वो जिस मूल्य संसार में रहेगा उसी को तो वो देखेगा। अगर वहां मूल्यों का विघटन हो रहा है तो ये दबाव साहित्यकार पर आ जाता है कि वो मूल्यों की रक्षा के लिए प्रयास करे। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने दहेज प्रथा, मुंशी प्रेमचंद्र पर दहेज प्रथा अनमोल अनमेल विवाह की जो सामाजिक कुरीतियां थी उन्होंने दबाव डाला कि निर्मला नामक उपन्यास लिखे, समाज को समझाएं कि दोनों कुरीतियां हैं, इनके परिणाम कितने भयावह होते हैं। तो जो मूल्य है वो साहित्य पर संस्कृति और सभ्यता के प्रभाव और दबाव के रूप में भी काम करते हैं। तो ये चीज कही जा रही है। अब असलियत क्या है इसकी? वास्तव में जो मानवता है सभी मानवीय मूल्यों की समष्टि है, अर्थात समग्र। अब देखिए मानवता क्या होती है? ये मानवता ईसाइयत से हमारे यहाँ आई है। तो मानवता की कई धारणाएं हैं। इसमें इस मानवतावाद के अंतर्गत मानव को सृष्टि का सबसे श्रेष्ठतम प्राणी माना गया है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना गया है। मानव का एक विलक्षण गुण है कि वो अपनी खुद सहायता कर सकता है और दूसरों की सहायता में योगदान कर सकता है। सृष्टि में अन्य कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो ये दोनों काम कर सके, पशु ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए ये मानव सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? ये विलक्षण क्षमता ईश्वर ने मानव को ही दी है। इसलिए दी है क्योंकि मानवतावाद कहता है कि ईश्वर को मानव सबसे ज्यादा प्यारा है। तो जो ईश्वर को सबसे ज्यादा प्यारा है हम भी उससे सबसे ज्यादा प्यार करें। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं मानव को प्यार करने के लिए? ऐसे तमाम कार्य कर सकते हैं जिससे मानव और मानवता के सुख में वृद्धि हो, और ऐसे तमाम कार्य कर सकते हैं जिससे मानव और मानवता के दुखों का नाश हो। तो यही जो अवधारणा है इतने मानक लेके चलती है, इसी को मानवतावाद कहते हैं। जितने भी मानव मूल्य अलग अलग हैं, इनका जब बंडल आप बना लीजिए तो समग्र में किसके अंतर्गत आते हैं? यही तो मानवतावाद है। तो इसी मानवतावाद के अंतर्गत आ जाते हैं। यही बात तो कही जा रही है कि वास्तव में मानवता या मानवतावाद सभी मानवीय मूल्यों की समष्टि है, मानवीय मूल्यों का बंडल है, समग्र है। और इन मानवीय मूल्यों का आधार भी है, क्योंकि मानवतावाद से ही मानवीय मूल्य निकले हुए। मानव मूल्यों का संश्लिष्ट माने समग्र भाव माने बंडल ही जो शास्त्र वाक्य है हमारा सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो हमारा शास्त्र वाक्य है वही साहित्य के तत्व सत्व व मूल स्वरूप को निर्मित करता रहा है। तो इन्हीं मूल्यों का जो बंडल है उसी ने सत्यम शिवम सुंदरम का निर्माण किया, और उसी ने साहित्य के जो तत्व सत्व और मूल स्वरूप है उसका निर्माण किया। कैसे? साहित्य के जो तत्व हैं, चार तत्व हैं इसके। एक तो भाव पक्ष है, माने हृदय की तरंगे, हृदय की भावनाएं। इसमें क्या है? दया, क्षमा, करुणा, पर सेवा, पर सहायता। तो ये सब ये भाव पक्ष है। इसी को तो लोग साहित्यकार साहित्य रचता है। जिसका भाव जितना ज्यादा शुद्ध होगा उसके साहित्य को उतना ही ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद आ जाता बुद्धि पक्ष। तो जो भाव पक्ष से आप साहित्यकार ने भाव उठा लिया, अब बुद्धि का प्रयोग करके वो शब्द अर्थ और क्रमबद्धता भाषा की करता है, जिसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो ये बुद्धि पक्ष का दायित्व होता है। तीसरा तत्व तो इसका कल्पना पक्ष। साहित्यकार क्या करता है कि कलात्मक अभिव्यक्ति करता है, उसमें कल्पना इस तरह की करता है कि जो साहित्य रचा उसके पात्रों में दुख दर्द को इस तरह भर दिया कि जो पाठक है उन पात्रों का दुख दर्द उसको अपना ही लगता है। ये कल्पना का योगदान है। चौथा तत्व है शैली, अर्थात साहित्यकार के लिखने का ढंग। तो ये चार तत्व हैं साहित्य के। सत्व, सत्व अर्थात सत्यता।
वास्तविकता को जानना। तो जो साहित्यकार है वो मानव व्यवहार, मानव स्वभाव, मानव जगत, मानव समाज के बहुत अंदर तक घुस करके अनछुए सत्यों को पहचानने का प्रयास करता है और फिर कलात्मक रूप से उनको प्रस्तुत करता है। तो इस तरह जो तत्व और सत्व हैं अभी क्यों प्रस्तुत किए जाते हैं? तो इसलिए ताकि मानव का सबसे ज्यादा कल्याण हो सके। शिवम पर आ जाते। शिव क्या है? पर ब्रह्म है, सर्व कल्याणकारी है। तो यहां शिव तत्व आ जाता है। अब देखिए, तत्व और सत्व दोनों मिलकर सत्यम और शिवम को अभिव्यक्त करते। साहित्य का नेक्स्ट काम क्या है? शब्द और अर्थ के उपकरणों के बीच सामंजस्य की स्थापना कर सौंदर्य की सृष्टि करना। इसलिए साहित्य सदैव सुंदर ही होता है। तो तीसरा तत्व सुंदरम है। तो इस तरह सत्यम, शिवम, सुंदरम ये साहित्य के तीनों पूरे हो जाते हैं। तो ये बात कही जा रही है। आगे बात करें, सही अर्थों में जो है मानव निर्माण का श्रेय जिन उदात्त माने महत्वपूर्ण मानव मूल्यों को जाता है, यही तो मानव मूल्य क्या करते हैं? साहित्य का भी यही निर्माण कर रहे हैं और यही टुकड़े टुकड़े में मानव मूल्य भी कहलाते हैं। तो मानव मूल्यों ने सीधे सीधे समाज को प्रभावित किया प्रगति और विकास के लिए, और साहित्य नाम का उपकरण रच दिया और उसके माध्यम से प्रभावित किया। दोनों साहित्य और जो मानव मूल्य सीधे हैं, दोनों का आधार यही मानव मूल्य ही है। यही बात। तो मानव निर्माण का श्रेय यही मानव का निर्माण करते हैं, उदात्त मानव मूल्यों को दिया जाता है। उसी प्रकार साहित्य को सभी के लिए निर्मित और प्रतिष्ठित करने का श्रेय मानवीय मूल्यों को ही दिया जाता है। अब क्या खेद का विषय यह है कि आज इस उत्तर आधुनिक काल में भौतिकता और नंगा यथार्थवाद आ गया। आज जिस साहित्य की रचना हो रही है तो वो साहित्य में कई मूल्य आदर्श प्रदान नहीं है, नंगा नंगा यथार्थवाद है। इसीलिए क्या हो गया है, हमारी युवा पीढ़ी मूल्यों से विलग हो रही है, जो एक खतरनाक संकेत है। इससे क्या हो रहा है, समाज में व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, संवेदनहीनता की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे समाज जो है सामाजिक व्यवस्था नष्ट होने की कगार पर है। युवा पीढ़ी का भविष्य चौपट हो रहा है। तो ये संकट पैदा हो गया है हमारे सामने इस उत्तराधुनिक काल में, क्योंकि खाओ पियो और मौज करो की जो संस्कृति है बस वही चल रही है, वही चल रही है। अब लास्ट में जो है निष्कर्ष दे देंगे। वास्तव में साहित्य और मानव मूल्यों का संबंध नाव और गाड़ी जैसा है। ये दोनों धाराएं एक दूसरे से हाथ मिला करके मानव कल्याण को गति देती है। हमें इस संबंध को साहित्य और मानव मूल्यों के संबंध को पुनः सुदृढ़ करना होगा, जो उत्तर आधुनिक काल में ये टूट रहा है, और तभी जो हमारी युवा पीढ़ी है उसका भविष्य स्वर्णिम हो सकेगा। तो ये तो आज का निबंध हो गया। अब इसको पढ़िए, वीडियो को देखिए, और जो सलाह सूचना देनी हो हमको तो उसको हमें फ़ोन कर सकते हैं आप, या नीचे कमेंट में अपना लिख सकते हैं। ओके, अब अगला निबंध हम लोग पढ़ेंगे साहित्य और प्रौद्योगिकी। ओके, थैंक्स।